हेलो फ्रेंड, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि डीएनए की संरचना क्या है। डीएनए की संरचना ये जो होता है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 12th के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं डीएनए की संरचना। अब आप सबको ये पता होगा कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसका खोज कौन किया था? 1953 में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने किया था। ये दोनों वैज्ञानिक का नाम जो है ना, वो आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि डीएनए की उपस्थिति कहाँ होती है, यानी डीएनए कहाँ उपस्थित होती है। तो बहुत सारी कोशिकाओं में अगर डीएनए की बात की जाए तो केंद्रक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ होता है? केंद्रक में। केंद्रक में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो केंद्रक में संरचना प्रेजेंट होती है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो ये गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए बंधे चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी कार्य की बात किया जाए तो आनुवांशिकी पदार्थ में आनुवांशिकी क्रियाओं के लिए संचालित करता है तथा क्या करता है? ये आनुवांशिकी क्रियाओं को संचालित करता है और वो सारी सूचनाएं डीएनए में निहित होती है तथा साथ ही साथ ये प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रित भी करती है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? अब जानेंगे कि डीएनए का हमारा पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आप सबको ये पता चल गया होगा कि आखिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ही क्यों कहा गया। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ही क्यों कहा गया। तो डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, और ये जो डीएनए होता है वो जो होता है केंद्र में यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक कहते हैं। तो इसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि डीऑक्सी राइबो इसे क्यों कहते हैं। तो ये जो रीज़न है आपको तभी समझ में आएगा जब आप डीएनए की संरचना को पढ़ोगे। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। डीएनए की जो संरचना होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है? डीएनए की संरचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है, तो अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना जो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? यहाँ जो होता है न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो काफ़ी सारी न्यूक्लियोटाइड जब मिलती है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। यानी पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्रोटीन कैसी संरचना है, तो हम जब बोलते हैं प्रोटीन कैसी संरचना है तो आपको यही पता होगा ना कि प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो एमिनो एसिड होती है। यानी कि अगर एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, यानी अमीनो एसिड जो होता है वो आपस में जुड़ते हैं इस प्रकार से, तो ये क्या बनाते हैं? यानी कि जब मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई क्या है तो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, और जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और एक संरचना का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड द्विकुंडलीकृत हो जाते हैं तो इसे डीएनए कहा जाता है। तो डीएनए कैसी संरचना है? डीएनए कैसी संरचना है? द्विकुंडलित संरचना है। ठीक है, यानी जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है वो कुंडली के रूप में आपस में जुड़ते हैं। तो ये कुंडली क्या कहलाती है? डीएनए। तो ये कुंडली हमारा है जो कि दिखलाया गया है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? जब ये जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डीएनए कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए हम सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड की संरचना को देखते हैं जो कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। तो आप सभी को बताती हूँ कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना किस प्रकार से बनी होती है। तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना होगी वो 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहला है पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा कह सकते हैं, दूसरा है नाइट्रोजन बेस और तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड। तो पेंटोज शुगर की बात करते हैं तो सबसे पहले पेंटोज शुगर की हम बात करेंगे। तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसमें जो होता है डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी संरचना बनाऊँगी तो कुछ इस प्रकार से बनेंगी। ठीक है, तो अब इसमें देख सकते हैं आप कि इस संरचना जो है इसमें एक खाली स्थान है। ठीक है, इसमें केवल H प्रेजेंट है और ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है,
इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, डीऑक्सी, यानी डी का मतलब एक कमी और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन की कमी। इसलिए हम जो डीएनए की संरचना है उसे डीऑक्सी और जो शुगर है यहाँ पर, इसीलिए राइबोज पेंटोज शुगर कहते हैं। और आप सभी को पता चल गया होगा कि डीएनए जो होता है उसे डीऑक्सी राइबो पेंटोज शुगर क्यों कहती हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी जो पेंटोज शुगर वाली संरचना होती है ना, उसमें O2 की कमी होती है। उसमें क्या होती है, O2 की कमी होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर कहते हैं, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन बेस का। क्या, नाइट्रोजन बेस का। तो डीएनए में किस तरह से होते हैं, तो मैं नाइट्रोजन क्षार की बात करती हूँ। तो नाइट्रोजन क्षार जो होता है, डीएनए में दो संरचना प्रेजेंट होती है, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है प्राइमिडिन। ठीक, तो अब देखते हैं कि प्यूरिन होती है जो कैसी संरचना होती है। इसमें जो होता है ना, एक हेक्सा वलय होता है और एक पेंटा वलय प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि जो प्राइमिडिन होती है, केवल इसमें हेक्सा वलय संरचना पाई जाती है। अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो प्यूरिन होते हैं वो कौन कौन से होंगे, तो वे होते हैं यहाँ पर एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्यूरिन होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ठीक, ये एडेनिन और गुआनिन जो होता है नाइट्रोजन क्षार है। ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, और ये प्यूरिन भी है। यानी ये जो संरचना है उनमें एक हेक्सा वलय प्रेजेंट होगा, ये जो संरचना है उसमें एक हेक्सा वलय प्रेजेंट होगा और एक पेंटा वलय प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद प्राइमिडिन की अगर बात किया जाए, यानी प्राइमिडिन की बात करें तो प्राइमिडिन में एक हेक्सा वलय होता है और डीएनए में दो प्राइमिडिन प्रेजेंट। डीएनए में कितने प्राइमिडिन प्रेजेंट होते हैं, दो प्राइमिडिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो ए है साइटोकाइनिन और थाइमिन और साइटोकाइन। ठीक है, अब समझ में आ गया बात। तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। अब ये सभी को ध्यान में रखना है कि प्यूरिन जो होता है वो किससे जुड़ेगा, ये तो प्राइमिडिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है,